सभी को सादर नमस्ते। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। निर्मित जिसकी तिला सुषमा से, निर्मित जिसकी तिल सुषमा से, तुम निखिल सृष्टि में चिर निरुपम। मानव तुम सबसे सुंदरतम। आज की इस परिचर्चा का आरंभ सुमित्रा नंदन पंत जी की इन पंक्तियों से करते हुए मुझे बहुत ही अधिक प्रसन्नता और आह्लाद का अनुभव हो रहा है। हिंदी साहित्य संस्थान नई दिल्ली की ओर से उनके द्वारा आयोजित, प्रायोजित और संपूर्ण आयोजन के लिए सबसे पहले आभार हिंदी साहित्य संस्थान के सभी संस्थापकों का, सभी मार्गदर्शकों का। और आज हम अपनी इस परिचर्चा का 71वां एपिसोड लेकर, 71वीं कड़ी लेकर सभी के समक्ष उपस्थित हैं। सभी श्रोताओं का अभिनंदन, सभी दर्शकों का अभिनंदन और सबसे बड़े अभिनंदन और धन्यवाद, आभार के पात्र हैं आज के मंच पर आसीन हमारे तीनों वक्ता। मैं अपने वक्ताओं के विषय में क्या कहूं, शब्द भी कम पड़ेंगे। आज ऐसा लगता है कि मंच पर चारों ही शिक्षक हैं। मैं भी शिक्षिका हूं, जो मेरे बराबर में आपको दिख रहे हैं साबिर सर, वे भी शिक्षक हैं। श्रीमती सरिता रानी मैडम, वे भी शिक्षिका रही हैं। और मधुबाला जी, आप भी शिक्षिका रही हैं। मेरा स्वयं का मानना ये है कि कोई व्यक्ति जब शिक्षक बनता है, शिक्षण के भार का निर्वहन करने का सोचता है, उसकी जिम्मेदारी लेता है, तो वह स्वयं सुंदर हो जाता है और इसी कारण वह समाज में सुंदरता फैलाने का प्रयास करता है, अपने विद्यार्थियों में वह सुंदरता बांटने का प्रयास करता है। आज परिचय दूं सबसे पहले अपने मेहमानों का, अपने अतिथियों का। साबिर सर एक लंबे समय से विज्ञान के व्याख्याता रहे हैं। विज्ञान इनका विषय रहा है, लेकिन आप केवल विज्ञान पर मत जाइए। ये आवरण जरूर है विज्ञान का, पर हृदय में साहित्य बसता है। आप एक बहुत सुंदर गजलकार हैं और बहुत मंचों की शोभा आपने बढ़ाई है। आपका इस मंच पर पुनः आगमन हमारे हृदय को प्रसन्नता से भरता है और मैं कहूं तो सुंदरता से भरता है। आपका बहुत बहुत स्वागत। आज मंच पर पहली बार हमारे पास हैं श्रीमती सरिता रानी। श्रीमती सरिता रानी एक कर्मठ और बेहद प्यार करने वाली, समाज के प्रति एक सरोकार उनका एक दृष्टिकोण है जो कि बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव है। मैंने ऐसे व्यक्तियों को बहुत कम देखा है जो रिटायरमेंट के दिन भी अपनी कॉपीज चेक कर रहे हों और ये कह रहे हों कि बच्चों की कॉपी अनचेक्ड रह जाएगी, मैं कैसे छोड़ के चली जाऊं। हम कह रहे थे आप उठिए, आयोजन होने वाला है, समारोह होने वाला है, जरा तैयार तो हो जाइए। अरे वो होता रहेगा। तो ऐसी शख्सियत जब हमारे बीच है, हमारे मंच पर अपनी शोभा बढ़ा रही हैं, तो हमारा मंच धन्य है और मंच की सुंदरता आपके कारण और भी बढ़ गई है। साथ ही मैं आमंत्रित करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ मधुबाला जी का। मधुबाला जी से जब मैं पहली बार मिली तो जो ये काम करती हैं, जिस तरह का काम करती हैं, वह मेरे लिए बहुत अनोखा था। आमतौर पर हम स्पेशल नीड्स के बच्चों के प्रति वही भाव रखते हैं जो हम फिल्मों में देखते हैं, या कई बार हम उन्हें हाशिए पर भी खड़ा कर देते हैं। हम कई बार उनकी निरीहता पर, जो कि उनकी निरीहता वाकई होती नहीं है, हम उनको उनकी बेबसी समझते हैं, उनकी सक्षमता को भी हम नहीं समझ पाते और दया का भाव रखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मधुबाला जी से बात करने पर मुझे ये आभास हुआ कि वे बेबसी या किसी प्रकार की दया का पात्र नहीं है। उनमें जो क्षमताएं हैं, वे क्षमताएं सामान्य मनुष्यों में नहीं हैं। तो आप ऐसे बच्चों के बीच रहती हैं, ऐसे एनजीओ में काम करती हैं जिसका नाम दिशा है, और दिशा
यह एनजीओ समाज को एक नई दिशा दे रहा है, एक नया दृष्टिकोण दे रहा है। तो आप जो काम कर रही हैं उसके लिए बहुत-बहुत आभार आपका। समाज आपका सदैव आभारी रहेगा। जो सुंदरता आप फैला रही हैं, उस सुंदरता से हमारा आज मंच भी जगमगा रहा है। आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन। आज हमने जिस विषय को लिया है, आइए उस विषय पर थोड़ी-सी चर्चा करें और एक प्रसंग के साथ चर्चा करें। हमारा आज का विषय है सुंदरता है कहाँ? बात काफ़ी पुरानी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं उनको और हम पहचानते हैं उनको, जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। शादी को कुछ ही दिन हुए थे, जरीदार साड़ी पहने बैठी थीं, हाथों में भरी-भरी लाल चूड़ियाँ थीं, अंग-प्रत्यंग से मानो जो आभा फूट रही थी, उससे उनके सोने के आभूषण भी और अधिक चमक रहे थे। सिर में लाल रेखा बनाता हुआ सिंदूर था। ये सब चीज़ें उनके नववधू होने की पहचान थी। जब उन्होंने अपने कमरे में आस-पास नज़र डाली, तो धन दिख रहा था चीज़ों से, ऐश्वर्य दिख रहा था और एक ऐसी अलमारी थी, जो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय थी अपने कमरे में, वह थी पुस्तकों की अलमारी। तो विद्या का भी वहाँ उनके कमरे में वास था। उन्होंने मन ही मन सोचा, असल में ये विषय इसी बात पर आया, इसी प्रसंग पर आया। ये प्रसंग जब मैंने पढ़ा और फिर आज अखबार में ये छपा भी है, तो जब ये प्रसंग मैंने पढ़ा तो क्यों ना चर्चा की जाए इस विषय पर, मैंने ऐसा सोचा। तो उन्होंने मन ही मन पूछा, अपने आप से पूछा कि सौंदर्य किसे कहते हैं? सुंदरता किसे कहते हैं? शब्द वे बोल नहीं पाई क्योंकि आसपास कुछ कोई था नहीं, जो शब्द कहे वो किसी ने सुने नहीं। तो उन्होंने फिर सोचा मन में कि आखिर मैं पूछ किससे रही हूँ कि सुंदरता है कहाँ? देखने में सामान्य थी वे, लेकिन अंधी, कानी, लंगड़ी, लूली, बहरी जैसा कि उस समय के आज से 100-150 साल पहले के समाज में माना जाता था, ऐसी भी नहीं थी। और सुंदरता की पहचान क्या है? उन्होंने अपने मन में इस बात को टटोलने की कोशिश की कि क्या सफेद चमड़ी है, मोहक चाल है, इतराती हुई मद भरी आंखें हैं, तराशा हुआ संगमरमरी बदन है, या फिर कुछ और है? ये व्यक्ति के गुणों का, उसके चरित्र का, उसके उदात्त चरित्र का, उसके मानवीय गुणों का, उसके कर्तव्य निर्वहन का, उसकी सत् प्रवृत्तियों का, जो उसने उसका जो व्यक्तित्व बना है, उससे क्या सुंदरता ये है? वो सोच ही रही थी, तभी बूटों की आवाज आई। पतिदेव आ चुके थे। पतिदेव ने आते ही कहा, आज निर्णय की घड़ी है। निर्णय की घड़ी भी क्या माने, निर्णय तो हो ही चुका था। पति साफ साफ कह चुके थे, मैं तुमको साथ नहीं रख सकता। उनकी दृष्टि में शरीर के अलावा कुछ और देखा भी कहाँ जाता है। यदि देख पाते तो काश, लेकिन हम उस काश पर नहीं जाएंगे। अगर वे देख पाते कि देह के आगे भी कोई सुंदरता है, तो हमें महादेवी वर्मा नहीं मिलती। ये प्रसंग महादेवी वर्मा जी का है और उन्होंने अपनी उस देह यष्टि की सुंदरता से आगे बढ़कर किताबों में, साहित्य में, मनन में, चिंतन में, लेखन में जो अपने आप को डुबोया, उससे हमें एक नगीना मिला और वे थी महादेवी वर्मा। इस प्रसंग के साथ ही मैं पुष्पलता तनेजा जी का अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज हमारा ये वीडियो केवल फेसबुक पर लाइव प्रसारित हो रहा है। किन्हीं टेक्निकल कारणों से यह आज यूट्यूब पर अभी लाइव प्रसारित नहीं हो रहा है। इसका लाइव प्रसारण नहीं होगा आज यूट्यूब पर, लेकिन जैसे ही हमारी परिचर्चा समाप्त होगी, वैसे ही उसको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा और सभी को इसका लिंक हम साझा करेंगे। तो पुष्पलता तनेजा जी हमेशा की तरह आज भी सबसे पहले आ गई हैं। मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आप बहुत वरिष्ठ हैं और आपके इस स्नेह के कारण, इस आशीर्वाद के कारण हमारी परिचर्चा आज 71वें एपिसोड तक पहुंची है। कुमार सुरेंद्र सागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सभी का आभार और स्वागत कर रहे हैं वे। आप हमारे मंच के मार्गदर्शक हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़े कवि भी हैं, गीतकार भी हैं।
तो हम पर उनका आशीर्वाद रहता है, जो कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो सुंदरता की ये जो मैंने छोटी सी कहानी, ये प्रसंग जो सुनाया मैंने, ये एक आयाम है सुंदरता का। क्योंकि हम मनुष्य हैं, कितनी करोड़ों योनियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जैसा कि पंत जी ने भी कहा है। हम गेहूं और गुलाब के अंतर को जानते हैं। हमारे अंदर वो इमोशंस हैं, हमारे अंदर वो भावनाएं हैं, और हम में से हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी सुंदरता को स्वयं ढूंढता है। मेरी दादी थी, तो वे भगवान की शरण में हमेशा अपने आप को लीन रखती थी। उनकी सुंदरता वहीं निहित थी, उस मंदिर में, उस ईश्वर के प्रति। मैं कुछ बच्चों को देखती हूँ तो पाती हूँ कि जैसे मोबाइल में ही उनकी सारी जीवन की सुंदरता समा गई है। किसी को मैं देखती हूँ तो प्रकृति से प्रेम इतना है कि वे प्रकृति प्रेमी हैं, घूमते हैं, जाते हैं, प्रकृति के संरक्षण के लिए काम करते हैं। तो किसी को प्रकृति में सुंदरता मिलती है, किसी को जन सेवा में सुंदरता मिलती है, किसी को देश सेवा में, जो सैनिक सीमाओं पर तैनात हैं, और सीमाओं पर ही नहीं, देश के भीतर भी, जहां जहां हमारे सैनिक तैनात हैं, देश के अंदर या देश के बाहर के जितने भी विरोध होते हैं उनका सामना कर रहे हैं। तो देशभक्ति हम में तो है ही, लेकिन उनमें जो भाव है देशभक्ति का, शायद सबसे अधिक सुंदरता उन्हें देशभक्ति और देश की रक्षा में मिलती है। इसी प्रकार हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया होता है, दृष्टिकोण होता है, पर्सपेक्टिव होता है। तो बात को आरंभ करते हैं। और सबसे पहले मैं, क्योंकि वरिष्ठतम है हमारे बीच में सरिता रानी मैडम, तो बहुत प्यार के साथ एक बार फिर कई मंचों पर आपका स्वागत किया है, एक बार फिर से इस वर्चुअल मंच पर आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। और हमारे सारे दर्शक आपको सुनने को आतुर हैं। आप आइए और अपनी बात कहें, आपके लिए सुंदरता का वास कहाँ है? मुझे लगता है आपका ऑडियो ऑफ है, ऑडियो ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को नमस्कार। और थोड़ा सा मुझे 2-3 दिन से फीवर हो रहा था, तो गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए आप मुझे आवाज के लिए माफ करेंगे। और बस सुंदरता यहीं पर है कि आवाज हो या ना हो, विचार अच्छे हो, हम अपनी बात को अच्छी तरीके से कह पाए, और हमारी किसी भी मन वचन कर्म से किसी को हम दुख ना दें, अनजाने में भी, वही सुंदरता है। सुंदरता के लिए जहां तक मेरा प्रश्न है, अभी मैं आपको रिसेंटली मैं अपने बेटे के पास नीदरलैंड गई थी। हमारे पुराणों में या हमारे दैनिक जीवन में हम कौवे को, क्रो को एक अपशकुनी चिड़िया के रूप में जानते हैं। घर के अगर सुबह सुबह दिख जाए, क्या सुबह सुबह दिख गया। लेकिन मैंने वहां जाकर के देखा कि बालकनीज पर लोगों ने कौवे की आकृति बिठा रखी है सब जगह। तो मैंने अपने बेटे से पूछा, तो बोला ये लोग अच्छा मानते हैं। अब बताइए, एक ही दुनिया, एक ही धरती और एक ही प्रकृति की बनाई हुई चीजों में कितना अंतर है विचार में, और उन्हीं कलागतों में हम कौवों का स्वागत करते हैं। तो सुंदरता मेरे हिसाब से, जैसा कहा जाता है कि देखने वाले की आंख में है, या मैं तो कहती हूँ सोचने वाले की सोच में है। मिट्टी में खेलता हुआ एक बच्चा, जिसकी माँ जो है वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रही है, धूल मिट्टी में सना हुआ अधनंगा बच्चा, और आप उसके पास से गुजरते हैं और उसको जस्ट आप एक चुटकी बजा देते हैं, और वो आपको देख के जो स्माइल देता है ना, उससे अच्छी सुंदर चीज कहाँ मिलेगी बताइए। वो सुंदरता है। हमारे पुराणों में अष्टवक्र का जिक्र किया गया है। मैं उनके बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो उनका शारीरिक रूप से वो 8 जगह से उनका जो शरीर था वो टेढ़ा मेढ़ा था या अपंग थे या कुछ थे, परंतु उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। तो इंसान सबसे पहले ये सोच ले कि सुंदरता जो है वो केवल सो कॉल्ड जो मिथ्स बने हुए हैं, जो हम लोगों ने पैरामीटर्स बना रखे हैं, उनसे अलग हमें सोचना होगा, उनसे अलग हमें देखना होगा। प्रकृति भरी पड़ी, प्रकृति ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हेमलॉक ट्री भी वहां है, पॉइजनस ट्रीज भी वहां पर हैं, और सांप और बिच्छू भी वहां पर हैं, और हमारी स्काईलार्क और बुलबुल जैसी चिड़िया भी वहां पर हैं। लेकिन हमें आवश्यकता सांपों की भी है, ताकि वो खेतों में जाकर के चूहों से
रक्षा करे हमारे खेतों की। और हमें चिड़ियों की आवश्यकता है ताकि ये हमारी सुबह खुशनुमा बना दें, हमारी प्रकृति को हरा भरा बना दें, हमारी प्रकृति को सुंदर बना दें। तो मेरा ये अर्थ है कि हम कोई नहीं होते इस बात पर कहीं भी डिफरेंशिएट करने वाले, कहीं भी अलग करने वाले कि ये चीज सुंदर है और वो चीज असुंदर है। हमें नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें ये सोचना चाहिए। इंग्लिश में एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत अमेरिकन पोएट हैं, उनकी बहुत सारी पोएम्स, आप लोगों ने एक लाइन उनकी सुनी होगी, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये उनकी पोएम का एक लाइन है, बहुत फेमस पोएम है उनकी। एक पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। इस समय वो हमारे 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के कोर्स में भी है। उसमें वो कवि जो है वो एक हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है। लोग कहते हैं विष होता है उसके फूलों में, उसके पत्तों में, और लोग उसके नीचे खड़ा होना भी नहीं चाहते। एक दिन वो पोएट, एक दिन वो कवि किसी दुख में, किसी परेशानी में, अनजाने में जाकर के उस पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। इतना दुखी है वो कि उसको ये भी एहसास नहीं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, और वो वहां खड़ा हो जाता है। उसको याद भी नहीं है कि वो कहाँ खड़ा है। ऊपर एक कौवा आके बैठता है और वो उस पेड़ को हिलाता है। ठंड का मौसम है, बर्फ जमी हुई है, और जैसे ही वो उस पेड़ को हिलाता है या अपने शरीर को हिलाता है तो वो बर्फ कवि के ऊपर गिरती है। और वो बर्फ का गिरना उसको इतना खुश कर देता है कि वो आगे ये कहता है कि द वे, जिस तरीके से कौवे ने उस स्नो को मेरे ऊपर गिराया और मेरा पूरा जो दिन आधा मैं बर्बाद कर चुका दुख में, वो मेरा बच गया। कहाँ है सुंदरता? उस विश्व वृक्ष में सुंदरता दिख गई, उस कौवे के जरा से एक्शन में सुंदरता उसको दिख गई। इसका मतलब प्रकृति क्या रखती है? प्रकृति के पास हीलिंग पावर है। आप प्रकृति की गोद में जाइए। आप बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, आपको कहीं भी था, आप जरा से घर से बाहर निकल जाइए, चिड़ियों की चहचहाट आप सुनेंगे, आपके चेहरे पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाएगी। एक छोटा सा पपी कू 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 करता हुआ आपके साथ पूंछ हिलाता हुआ आ जाएगा, आपको स्माइल आ जाएगा, आप भूल जाएंगे, आपको लगेगा हमारे दुख से ये दुखी है, इसके पास तो घर भी नहीं है। आप उसकी सुंदरता में खो जाएंगे। तो सुंदरता, मैं जहां तक सोचती हूँ कि सुंदरता केवल शारीरिक नहीं है। पिछली बार जो आपने टॉपिक लिया था बॉडी शेमिंग वाला, ठीक है, मैंने उसको जब सुना तो मुझे भी लगा कि ये सब तो हम लोगों ने सभी ने झेला है। स्त्रियां तो बहुत झेलती हैं इस चीज को लेकर के, सभी ने झेला है। तो सुंदरता केवल हमारे गुणों में होनी चाहिए, हमारे कर्मों में होनी चाहिए, हमारे विचारों में होनी चाहिए। सुंदरता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आपने जो पैरामीटर बना लिया वही है। हम बाजार में सामान खरीदने जाते हैं, कप, कपड़े का एग्जाम्पल ले लीजिए। आप कपड़े खरीदने जाते हैं, जो कपड़ा आपको सुंदर लगता है वो आप खरीदते हैं, बाकी को आप डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन वो डिस्कार्ड किया वो कपड़ा कोई और खरीद लेता है। जो कलर आपको पसंद नहीं आता, जो चीज आपको पसंद नहीं आती, बस वही की चीज की दूसरे पसंद आ जाती और वो उसको उठा के चल देता। बल्कि कुछ देर कभी कभी लोग इंतजार करते हैं कि ये ना पसंद करें तो हम ही पसंद कर ले भैया, ये तो हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो वो लेके चल देता। इसका मतलब उसकी सुंदरता उस चीज से जुड़ी हुई है। तो जो हमने पसंद किया वो तो हमारे लिए सब सुंदर है, वो उसके लिए सुंदर है ना। इसके लिए उस व्यक्ति को हम दोष दे सकते हैं। अब कई लोग शुरू हो जाते हैं, अरे क्या पसंद कर रहे हैं, क्यों भाई, क्यों? वो हर चीज जो दुनिया में बनाई गई है, हर चीज का अपना वैल्यू है, हर चीज का अपना प्लेस है, हर चीज का अपना स्थान है, हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। भगवान ने कोई भी चीज ऐसे नहीं बनाई है कि सिर्फ चींटी से लेकर हाथी तक, एक छोटी सी गोल्ड फिश से लेकर वेल तक, सबका अपना अपना स्थान। अभी आप लोगों ने फिल्म देखी जो ऑस्कर अवार्ड, एलिफेंट विस्पर, देखिए, वो जो दो लोग, अगर आप दुनियावी पैरामीटर से नापे, तो वो जो मोमन और उसकी पत्नी, वो जो दो लोग हैं जिन्होंने उनको एलिफेंट्स को पाला है, शारीरिक रूप से आप सभी लोग कहेंगे अरे क्या, कैसे लोग हैं, कैसे लोग, लेकिन उन्होंने कितना बड़ा काम किया, उनका कर्म कितना महान है, वो कर्म सुंदर है। सबसे पहले हमको ये लोगों को समझना होगा, बच्चों को भी समझाना होगा कि बच्चों, किसी की सुंदरता को उन आंखों से मत देखो जिन आंखों से आपको कि चांद खूबसूरत है, कि वो यही जो चीज अच्छी है वही अच्छी है, नहीं। दूसरी चीज में देखिए कि आप में हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी हुई है। दूसरी चीज में तो आप देखिए क्या अच्छाई है। इसी प्रकार से जब अफ्रीका में इंग्लिश पीपल ने अपार्थाइड पॉलिसी चलाई, स्किन कलर पे उनको अलग करा, है ना, क्या किया उनके साथ में। लेकिन आज देखिए, नाओमी कैम्पबेल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, दुनिया की सबसे महंगी मॉडल है। और अगर हम उसको, कुछ लोग हमारे यहाँ के देखेंगे ना, जो हमारे पुराने या जकड़े हुए, उन्हीं पैरामीटर्स में जकड़े हुए लोग, तो उसको क्या बोलेंगे, अरे शक्ल कैसी, क्यों भाई? आप उसके गुण देखिए,
उसने कितनी संघर्ष करके कहा, उस संघर्षों को देखिए कहाँ तक वो पहुंची, उसके मेहनत को देखिए वो कहाँ तक पहुंची। आप इस चीजों को देखिए ना, उसने अपने आप को सुंदर समझा और उसने दुनिया को दिखाया कि केवल एक कलर ही सुंदर नहीं होता, एक तरह का शरीर ही सुंदर नहीं होता। आप तो सुंदरता कहीं और नहीं है, सुंदरता बिखरी हुई है हमारे आसपास। बस हमारा नजरिया, हमारा देखने का तरीका, उन सब चीजों पर हमें फिर से एक बार सोचना होगा और देखना होगा। ये चीज आपने कभी देखा होगा कि व्यवहार और बातचीत में सुंदरता होती है। बिल्कुल। कुछ लोग बहुत सुंदर होते हैं, मतलब जैसा कि अपने यहाँ वो पैरामीटर्स बने हुए हैं उन पर आप रहिए, बहुत सुंदर, सारी लोग तो बहुत सुंदर है। और मुंह खोला, कोई बात बोली और लगता है कि क्यों इनसे बात करना चाहिए, क्या बात कर रही है, हम्म कहाँ है वो सुंदरता, है ना। और हम्म वहीं पर एक व्यक्ति जो अनपढ़ है, जिसने कभी भी शिक्षा, एक कहना चाहिए शिक्षा प्राप्त नहीं करी, कभी किसी स्कूल में नहीं गया, और वो आपसे प्रेम से अच्छे से बात करता हो, कि वो एक बुजुर्ग आपको ऐसी जिंदगी की ऐसी अनुभव आपको देता है, वो सुंदर है। बहुत हर सुंदर। चीज का इस प्रकृति में, हर चीज इस दुनिया में सुंदर है। किसी भी बहुत चीज सुंदर। आप बहुत सुंदर। आप जाइए रेगिस्तान में, आप भाग रहे हैं, जा रहे हैं घूमने, आपको कुछ नहीं, कीकर का पेड़ मिल जाता है, कीकर का पेड़, कहने को तो वो बिल्कुल यूजलेस पेड़ है, कांटे होते हैं बेकार पेड़ उसमें। है। हाँ जी। आप उसके नीचे खड़े हो जाएंगे, कुछ देर की छाया मिल जाएगी। उस समय उस गर्मी में सबसे खूबसूरत पेड़ वही है, सबसे वही सही है बात सबसे है। खूबसूरत, है ना। तो बहुत सुंदर। सुंदरता है कहाँ? उस रेगिस्तान में तपते हुए यात्री को कीकर की छाया सबसे सुंदर है, उस पेड़ जी। का होना वहां पर सुंदरता का प्रतीक है। तो बहुत हम, सुंदर। आप कहीं भी जाइए, दूसरों के दुख में आप 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए, किसी के कोई तकलीफ है किसी को और आपको उसकी तकलीफ पता लगी है, तो आप उसका मजाक बनाने की जगह, हम्म है ना, यहाँ उसके देखिए मजाक। सरिता रानी जी, यहाँ देखिए एक हमारे पास कमेंट हम्म, आया है कि कोलकाता अमिताभ, आकाशवाणी में जी अमिताभ जी, बच्चन की अमिताभ आवाज बच्चन जी की आवाज को जी पसंद, वही पसंद नहीं किया था, वही लेकिन जी सारी दुनिया सबसे उनको उस सुंदर आवाज आवाज, से सबसे प्यार मधुर आवाज, करती सबसे बढ़िया आवाज। और जाने कितनी ही फिल्मों में उन्होंने दूसरों को आवाज दी है, उसका है। बैकग्राउंड से बोला बिल्कुल। है, उसके सूत्रधार बने हैं। जी सही है। तो मतलब ये है कि पहचानने वाला जौहरी चाहिए सुंदरता। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ठीक है, सुंदर। कोयले के अंदर जो हीरा छुपा है उसको पहचानने वाला जौहरी चाहिए, वहीं बहुत पर सुंदर। आपको सुंदरता मिलेगी। इसके अलावा आप नए, आप ऐसे, आपने बेर देखा होगा, बेर की झाड़ियां कहाँ होती हैं, बेर, और उसके फल कितने मीठे होते हैं, विटामिन सी से भरपूर। बचपन में खूब खाए होंगे तोड़ तोड़ के, चाहे कितने भी कांटे लग जाए, लेकिन बेर का फल तो तोड़ना ही तोड़ना है। तो हम्म सुंदरता हमें वहां, कांटों की चिंता हम नहीं करते, हम उस बेर हम्म के फल से। इसी तरीके से गुलाब को आप देखिए, गुलाब में कांटों की चिंता नहीं है, लेकिन गुलाब के पास कांटे जरूरी है उसकी रक्षा के लिए। कांटे अपने आप में सुंदर है, क्योंकि कांटे नहीं होंगे तो गुलाब को आप सेफ नहीं कर सकते, उसको बचा नहीं सकते। वो बहुत सुंदर। कांटे अपने आप में सुंदर है। मुझे तो कई बार ऐसा नहीं है कि बचपन में हम लोगों के अंदर भी जब सीखा था, जब अपने बड़े तो जो गोरे गोरे लोग होते थे उनको देख के लगता था, जो लड़कियां बहुत खूबसूरत होते थे, अरे ये तो सुंदर है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते चले गए, अपने आते चले गए, तब ये लगा देखिए कि छोटा सोच सा का, बच्चा। जहाँ सोच का विस्तार होने सोच, लगता है, आप इन चीजों जी से ऊपर उठ जाते हो। बिल्कुल जी जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं कहती हूँ बहुत सुंदरता कहीं नहीं है, सुंदरता आपकी सोच में, सोच में। बहुत सुंदरता अच्छे। आपकी सोच में। बहुत अच्छे आप सरिता जी। जी 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 बोलिए। सुंदरता को आप किसी अन्य पैरामीटर से नहीं नाप सकते। अभी कुछ हम्म। दिन पहले मैं फेसबुक पर एक वीडियो देख रही थी, कहानी पढ़ रही थी, मुझे उस स्त्री का नाम नहीं पता है, वो दुनिया की अगलीस्ट वुमेन के रूप में उसको एंटाइटल किया गया। अच्छा। और हाँ, वो अभी मिस हो गया है नाम, मुझे उससे, मुझे बहुत अच्छे ठीक, से कोई याद था, बात कई नहीं। दिन हाँ पहले। जी हाँ जी। हाँ, हमारे दर्शक और ढूंढेंगे उनका नाम। बिल्कुल। ये काम उनको जैसे अपने आप जैसे वो मिल जाएगा। लड़की जैसे बड़ी होती चली गई, दुनिया उसको अगली 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 करती चली गई। फिर हम्म उसने किसी, उसका बड़ी हुई तो उसका विवाह भी कर दिया गया और उसके बच्चे भी हुए। लेकिन क्या हुआ कि उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया, कि नहीं तुम अगली होगी। जहां भी जाती थी हस्बैंड के साथ में, उसको यही सुनने को मिलता था कि अरे तुमने किससे शादी कर, छोड़ दिया, उसका कुछ नहीं रहा। अब उसने क्या किया, उसने तो लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया, उसने शो करने शुरू करे अपने अगली होने के। लोग उसको देख के हंसते मजाक बनाते थे, वो उससे पैसा कमाने लगे। फिर वह सर्कस में उसको लोग ले गए, उसने उससे बहुत पैसा अच्छे। कमाया। उसने उस हाँ। सर्कस में जाकर के खूब पैसा कमाया, क्योंकि लोग उसको देख करके हंसते थे, ताने कसते थे, मजाक बनाते थे, चारों तरफ घूम घूम के उसको नोचते थे, उसको छूने की कोशिश करते थे, कितनी अगली है तू, हाय हाय घिन घिन करते थे, घिन करते थे उसको।
उससे पैसा मिलता था। अरे ये सुंदरता नहीं है तो क्या है कि उसने बच्चे पाल लिए है, और क्या सुंदरता चाहिए आपको भाई? उसके विचार की सुंदरता, उसकी जिम्मेदारियों की सुंदरता आप देखिए ना। उस औरत ने अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभाई कि अपने बच्चों को उसने पाल के खड़ा कर दिया, उस अपनी अगली ने तथाकथित सो कॉल्ड अगली ने। सो कॉल्ड अगली ने। उससे सुंदर कौन होगा? बहुत उसी से अच्छे। सुंदर कौन होगा जिसने अपने बच्चों का पोषण किया। और मुझे तो नहीं लगता कि उससे ज्यादा सुंदर स्त्री को दुनिया में हो सकती है, बहुत अच्छे। या उससे ज्यादा सुंदर। बहुत अच्छे। जब जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद हमको सेलिब्रेट करना नहीं आता। सही बात है। कुछ चीजों को हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते। हम लोगों हम्म। तथाकथित चीजों में और छोटी छोटी खुशियों में, छोटी छोटी चीजों में अगर हम अपनी सुंदरता को ढूंढे, खुशियों को ढूंढे, तो हम खुद भी खुश बहुत रह अच्छे। सकते हैं और हम दूसरों को बहुत भी खुश अच्छे। कर बहुत अच्छे। बहुत एंजॉय। अच्छे बात। हाँ, हर जी। हर चीज जो जहाँ आपको सुकून मिले, जहाँ आपको शांति मिले, जहाँ आपको सुख मिले, और जहाँ आप किसी के लिए कुछ थोड़ा सा कर सकें, किसी दूसरे को आप थोड़ी सी हंसी दे सकें, जहाँ पर आप किसी के लिए थोड़ा खड़े होकर के उसको सांत्वना दे सकें, सुंदरता वही है। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। मुझे लगता है और सभी दर्शकों ने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, और सभी आपसे सहमत भी होंगे। आपने जो बातें कही उनका सार कुछ इस तरह से निकल कर आता है कि हमारे मन में सुंदरता है। हम मनसा वाचा कर्मणा, यदि हम सुंदर हैं मन से, वाणी से और कर्मों से, अगर हम सुंदर हैं तो हम सुंदरता अपने आसपास खोज ही लेंगे। दूसरी बात जो बिल्कुल आपने बहुत बड़ी कही कि पारखी चाहिए, सुंदरता को देखने के लिए वो नजर चाहिए, वो नजरिया चाहिए, वो दृष्टिकोण चाहिए, और मानसिक पटल का, मानसिक क्षितिज का विस्तार चाहिए कि विस्तार हम बायस चाहिए। न रहें, हम जजमेंटल ना हो। और सुंदरता जो आसपास बिखरी पड़ी है, आपने प्रकृति का जिक्र किया, आपने रोते हुए बच्चे का जिक्र किया, आपने छोटे पपी का जिक्र किया, ये सब चीजें वास्तव में सबसे सुंदर है। प्रकृति की हर चीज सबसे सुंदर है। ये बात अलग है कि यहाँ तो पिक एंड चूज की बात है ना, कि मुझे गुलाब का फूल अच्छा लगता है तो मुझे गुलाब चाहिए, किसी को ट्यूलिप अच्छा लगता है तो उसको ट्यूलिप अच्छा लगेगा। यहाँ मैं, आपने जौहरी की बात की तो मैं आज ही किसी जगह पढ़ रही थी और वो मैंने निकाल भी लिया। सलोनी गौर नाम की एक बच्ची है जो आजकल काफी प्रिंसेस फ्रॉम द स्लम्स के नाम से जानी जा रही है, और जी ये बहुत सारी फिल्मों में अब काम कर रही है हॉलीवुड की। और इनको ढूंढा, और ये मलीशा खारवा, ये 12 साल की, नाम इनका है, सॉरी, मनीषा खारवा, और ये 12 साल की है मात्र। और इनको कहा जा रहा है, इनको नाम दिया गया है प्रिंसेस फ्रॉम द स्लम्स। और ये मतलब इनकी सुंदरता को, जो कि जैसे आपने कहा मिट्टी में खेलते हुए, कीचड़ में खेलते हुए बच्चे की सुंदरता, वो जो अनोखापन उसके चेहरे पर जो तेज होता है, उसकी आंखों में जो मासूमियत होती है, वही मासूमियत मलीशा की मोह कर गई। डायरेक्टर कोई आए थे हिंदुस्तान, और वो उसको वहां से उन्होंने पॉलिश किया और उस तरह से तैयार किया, और आज वो प्रिंसेस ऑफ स्लम्स कहला रही है। और जो आपने अगलीनेस की बात की, वो तो बहुत ही खूबसूरत बात की, और आपने हमारे पिछले एपिसोड को देखा, इसके लिए आभार हम आपका व्यक्त करते हैं। और आपने उस बॉडी शेमिंग से भी उस बात को जोड़ा, हमारे विषय का विस्तार किया। बस यही है हमारा, एक्चुअली पर्पस यही है इस परिचर्चा का, कि लोग सुने, समझें, और अगर एक तालाब में, तालाब क्या कहूं, अगर सागर में एक बूंद भी हमारी जो परिचर्चा के माध्यम से जा रही है, उसका कुछ असर हो, कुछ हिलोर जी उठे, वो काफी है। किसी एक पर भी असर हो तो काफी है वो। बहुत बड़े पैमाने पर हमने कोई काम करने के बारे में कभी सोचा नहीं। हम ये सोचते हैं कि बेबी स्टेप्स होने चाहिए, छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते चलो। और ये छोटे कदम अब 71वें एपिसोड पर आ गए हैं। आगे हम देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहा, ईश्वर की कृपा रही, मंच पर आसीन सभी वक्ताओं का आशीर्वाद रहा, हमारे श्रोताओं और दर्शकों का आशीर्वाद रहा, तो निश्चित तौर पर हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। इंदिरा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और वो मेरे संचालन की तारीफ कर रही है। बहुत बहुत तारीफ करते धन्यवाद। पुष्पलता तनेजा जी भी तारीफ कर रही हैं। आपका आशीर्वाद हमेशा चाहिए मैम। और अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, और अब मैं साबिर सर के पास चलना चाहूंगी।
साबिर सर विज्ञान के शिक्षक हैं निश्चित तौर पर विज्ञान के आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है। माना ये सारा जीवन, ये सारा संसार विज्ञान पर टिका है, तर्कों पर टिका है, सब बातें हैं, लेकिन हम एक मनुष्य भी हैं, विज्ञान के विद्यार्थी भी रहे हैं और अब शिक्षक भी हैं, और उससे भी बढ़कर हम एक मानव हैं, मनुष्य हैं। तो साबिर सर, आपसे अनुरोध है कि आप बताएं आपकी दृष्टि में सुंदरता है कहाँ। स्वागत, अभिनंदन, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इतने शानदार प्रोग्राम में बेहतरीन संचालन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बेहतरीन संचालन कर रही हैं आप जी। हिंदी साहित्य संस्थान और इसकी संस्थापिका वैभवी जी का मैं मशहूर हूँ, ममनून हूँ कि आपने इतनी बेहतरीन शाम में इतने शानदार विषय पर मुझे आपने दावत दी अपनी बातें आपके सामने रखने की। सरिता जी ने सारी बातें बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सुंदर तरीके से कह दी। मुझे नहीं लगता सुंदरता की इतनी अच्छी परिभाषा इतने अच्छे तरीके से एक बहुत ही कुशल शिक्षिका के द्वारा दी जा सकती है। फिर भी मैं को पैनलिस्ट हूँ, ये मेरी खुशनसीबी है कि उनके साथ बैठा हूँ, तो अपनी भी बात कुछ रखने की कोशिश करता हूँ। किसी भी शख्स की इज्जत करना उसको खूबसूरत कहने से भी ज्यादा खूबसूरत है, उसको सुंदर कहने से भी ज्यादा सुंदर है। पर्सनल डिफरेंसेस होते हैं, उसकी फिजिकल डिफरेंसेस होती हैं, इन सब को हमें एक्सेप्ट करके उसमें खूबसूरती देखना, जैसा कि सरिता जी ने बताया, वो सबसे सुंदर चीज है, सबसे खूबसूरत चीज है। रब ने जो दुनिया बनाई है उसकी हर एक शय, हर एक जर्रा खूबसूरत है। हम किसी को उसकी फिजिकल पैरामीटर के बेसिस पे खूबसूरत या कुरूप या बदसूरत नहीं कह सकते। अगर हम कह रहे हैं तो बहुत ही घटिया और ओछी मानसिकता के शिकार है। एक्चुअली सुंदरता जो है मेरे ख्याल से एक खुशबू है जो जितना फैलती है उतने ज्यादा पूरी फिजा को, पूरे वातावरण को, पूरे समाज को, पूरी दुनिया को खूबसूरत बनाती है। बस एक शेर के जरिए मैं इस बात को कहने की कोशिश करता हूँ अपनी आदत के मुताबिक। कभी आदत, कभी आहट, कभी खुशबू, कभी नूर से आती है। कभी आहट, कभी खुशबू, कभी नूर से आती है। तेरे आने की खुशबू मुझे दूर से आती है। दूर से आती है, क्या बात। तो ये खूबसूरती जो है एक खुशबू है जो हमें अब एक दूसरे के करीब लाती है, बिना किसी कास्ट, क्रीड, रीजन या ऊंच नीच की भावना के, अमीर गरीब की भावना के। एक दूसरे में खूबसूरती देखना, एक दूसरे में अच्छाई देखना, यही सबसे खूबसूरत चीज है और सुंदरता यही है। हमारी तख्लीक रब ने दो तरह की चीजों से बनाई है, एक मेटेरियलिस्टिक, दूसरा सोल। मटेरियल, मैटर, और सोल। मैटर जो हमारी शारीरिक चीजों को बनाती है ऊपरी, और जो चेहरा है हमारा वो सबसे ऊपरी परत है। तो खूबसूरती जो है, जो ज्यादातर लोग चेहरे से देखते हैं, खासकर लड़कियों महिलाओं को इस निगाह से ज्यादा देखा जाता है, तो ये मेरे ख्याल से ये खूबसूरती नहीं है। उसके अंदर जो खूबसीरती है, सीरत जो उसकी है, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, उसकी वाणी, उसका संस्कार, उसकी सभ्यता, उसकी नम्रता, उसकी सहनशीलता, ये सारी खूबसूरती अंदर की है। ये बाहरी परत में नहीं मिलती, चेहरे या जो बाहरी आवरण है उससे समझ में नहीं आती। तो अंदर की खूबसूरती को मैं सबसे ज्यादा स्थान देता हूँ। मैं देखने में बहुत अट्रैक्टिव नहीं हूँ, आप सब देख सकते हैं, लेकिन शायद मैं अपने अलग तरीके से बच्चों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से ज्ञान देता हूँ। और मेरे बच्चे आज हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के काफी सारे जगहों में हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोजीशंस में हैं।
और सरिता जी भी एग्री करेंगी कि उनके भी बच्चे दुनिया के हर कोने में होंगे। हम शिक्षक हैं, हम बच्चों को तालीम देते हैं, तो हमारी खूबसूरती ये है कि हम बच्चों को कितने अच्छे से तालीम और तरबियत दें, जिससे बहुत सुंदर, बच्चे बहुत जुड़े सुंदर, रहते हैं, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। बहुत बच्चे सुंदर, जुड़े बहुत रहते हैं सुंदर, हमसे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमें जी, प्यार देते हैं, सत्कार देते हैं, हमें याद रखते हैं। ये हमारी हमें खूबसूरती है जिनको वो देखते हैं। खूबसूरत बिल्कुल, खूबसूरत निगाहें भी होती हैं, खूबसूरत सोच भी होती है। जिसकी जैसी सोच होती है वो उतना खूबसूरत होता है। नजरों की सोच मैं 4 लाइनों में बयान करने की कोशिश करता हूँ। नजर नीची की तो हया बन गई, नजर नीची की तो हया बन गई, नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, नजर तिरछी की तो अदा बन गई, नजर थे भी तो अजा बन गई। तो बन तो गया। ये नजरों की खूबसूरती है जो बहुत सुंदर, इरशाद, इरशाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये सारी चीजें, और एक और शेर मैं कहता हूँ, मुझे पता है ये शेरी नशिश नहीं है, लेकिन मैं शब्दों बहुत सारे चीजों में बात ना करके शेर में बात कहना पसंद करता हूँ। तेरी सादगी ही तेरी खूबसूरती की पहचान है। आप कितने सिंपल हैं, आप कितने अच्छे विचार हैं आपके। तेरी सादगी ही तेरी खूबसूरती की पहचान है, तेरा चेहरा कई उदास चेहरों की मुस्कान है। तो बहुत अच्छी। जब आप किसी से मिलते हैं और बहुत ही सादगी सिंप्लिसिटी के साथ स्माइल देते हैं उससे मिलने के बाद, उससे खूबसूरत उस इंसान के लिए कोई नहीं होता। अगर आप बहुत बहुत सुंदर। अच्छा रिसीव करते हैं किसी को, जैसे सरिता जी ने कहा कि एक बच्चे एक कीचड़ में सने हुए या मिट्टी पे खेलते हुए बच्चे की मुस्कान उसकी माँ को बहुत खूबसूरत लगती है। तो ऐसे ही हमें अपने तरीके से खूबसूरती को डिफाइन करने के बजाय खूबसूरती एक दूसरे के कैरेक्टरिस्टिक्स में, कैरेक्टर में समझ लेना चाहिए, उसे महसूस करना चाहिए। इसको आगे बढ़ाते हुए मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि सुंदरता अपने प्रति स्वीकारता है। मैं बिल्कुल सही, बिल्कुल। कितना खूबसूरत हूँ ये मैं खुद डिसाइड करूंगा। कोई हम्म, मुझे कुछ भी करे, कि आज हम्म, के डेट में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपकी अच्छाई बयान करें। और इस तरीके से आदमी, बहुत सारे लोग हैं जो को वर्कर्स हैं, जो हमारे हेड्स हैं, कभी अप्रिशिएट जनरली वो नहीं करते। तो बहुत सारे लोग इससे हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। बस कुछ नहीं, अपना हम्म, काम ईमानदारी से कीजिए और अपने आप को खूबसूरत समझिए। खूबसूरत बहुत सुंदर। आपके अंदर है, खूबसूरती आपके अंदर है, सुंदरता आपके अंदर है। आप अपने आप को खूबसूरत समझिए, आप खुद खूबसूरत हो जाएंगे। बहुत अच्छी। और बहुत। एक और शेर कहता हूँ, उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, आसमां पे चांद पूरा था मगर आधा लगा। आधा लगा। हम्म, क्या बात है। तो अगर आपकी उसके नजरें चेहरे का खूबसूरत नूर हो, इतना अधिक था कि जी चांद भी जी, शर्मा गया। क्या बात है। आपके चेहरे बड़ी। में वो नूर, वो चमक वो होनी चाहिए, और उसको देखने वाले की निगाह में भी खूबसूरती होनी चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये सारी चीजें हैं जिसको हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये डे टू डे की चीजें हैं और हमें एक दूसरे में खूबसूरती तलाश करनी है। मैं समझता हूँ खूबसूरती यही है कि हम एक दूसरे को खूबसूरत समझें, अपने आप को खूबसूरत समझें, अपने आसपास में खूबसूरती देखें, क्योंकि जो भी चीजें नेचर ने बनाई हैं सब खूबसूरत है। हमें, हमारी तो औकात ही नहीं है, हमें हमारी हैसियत ही नहीं किसी को बदसूरत हम कहें या समझें। बिल्कुल। हम अक्सर एक दूसरे को पे कमेंट करते हैं। आपने पिछली बार बॉडी शेमिंग पे एक प्रोग्राम किया था, बहुत शानदार प्रोग्राम था। ये सारी चीजें बहुत ही रिलेवेंट है, प्रासंगिक है। तो बॉडी शेमिंग हम क्यों करते हैं? इसलिए कि हमें किसी की शक्ल अच्छी नहीं लगती, किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लगता, किसी की जबान उतनी साफ नहीं है, कोई तुतलाता है, जिस जो भी वजह हो। तो
अगर हम ये सोच लें कि उसको भी उसी रब ने बनाया है जिसने मुझे बनाया है, तो हम उसको कैसे खराब कर सकते हैं, उसको कैसे खराब कह सकते हैं, उस पे कैसे हम कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत और सुंदर साबिर जी, बहुत बढ़िया, बहुत हम बढ़िया। बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। हम ये जी, जी। मानते हैं कि हमारी माँ जितना प्यार करती है, हर बच्चे को उसकी माँ बहुत प्यार करती है, आप भी जानती हैं, आप भी माएँ हैं। और हमारी माँओं से ज्यादा हमारा रब हमसे प्यार करता है 70 टाइम्स। तो हर जो शय है इस दुनिया में, जो भी चीजें बनी हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, चाहे जो भी क्रिएचर हो, वो सब खूबसूरत है। और इंसान हम हैं तो हमारे जो साथ के जितने हैं वो सब खूबसूरत है, हमारे आसपास की चीजें खूबसूरत है। तो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ खूबसूरती ढूंढिए, आप अपने आप में खूबसूरत हैं, आप खूबसूरत और बच जाएंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर साबिर जी। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों और शेरो शायरी को किस तरह से जोड़कर अपनी बात को रखा। और जो मैं आपकी बातों से समझ पाई वो ये है कि हम अपने आसपास सुंदरता ढूंढें। रब ने जितनी भी शय बनाई है उनको उन पर प्रश्न करने का, सवाल करने का हमारे पास कोई हक भी नहीं है, और हम इस काबिल भी नहीं है कि हम ईश्वर की रचनाओं पर प्रश्न लगाएं। और साथ ही साथ जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि हम खुद को सुंदर समझें। कुछ समय पहले एक कार्यक्रम आता था, उस कार्यक्रम में विद्यालय में भी ये कार्यक्रम करवाया गया। उसमें कहा जाता था, मंच से एक बच्चा कहता था, मैं विद्यावान हूं, मेरे भीतर विद्या का संचार हो रहा है, मैं सुंदर हूं, मेरे भीतर सुंदरता का संचार हो रहा है, मैं पॉजिटिव हूं, सकारात्मक हूं, मेरे भीतर सकारात्मकता का संचार हो रहा है। तो ये जो चीजें, ये छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, इनके मायने बहुत बड़े होते हैं। वही बात आपने कही कि सबसे पहले हम खुद को उस आत्मविश्वास से, उस कॉन्फिडेंस से खुद को सुंदर समझें। जब तक हमें खुद की सुंदरता का आभास नहीं होगा, तो हम सुंदरता ना तो ढूंढ सकते हैं, ना तो हमें मिलेगी। क्योंकि सरिता मैडम अंग्रेजी की प्राध्यापिका रही हैं, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। आपकी आंखों में है सुंदरता, आप ढूंढोगे कैसे अगर आप खुद को नहीं पहचानोगे? तो अपने गुणों, जैसा कि अभी महादेवी जी के प्रसंग के बारे में हमने अभी चर्चा की, उनका प्रसंग सुना, तो अपने अंदर जो सुंदरता है उन्होंने उसको पहचाना। उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो निर्णय हो चुका, और काश तो सोचा उन्होंने, लेकिन फिर वे किताबों में रम गई। ऐसे अनेक लोग हैं इस धरती पर जो हमारे लिए पथ प्रदर्शक हैं इस विषय को लेकर के। और हम अगर ढूंढें, इंटरनेट पे ढूंढें, गूगल में ढूंढें, तो हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने सुंदरता को वास्तव में अपने भीतर भी ढूंढा। हम अगर इतिहास की बात करें तो कबीर से लेकर और गुरु नानक से लेकर ईसा मसीह, मोहम्मद पैगंबर, इन्होंने सबसे पहले खुद की सुंदरता को पहचाना, फिर रब की सुंदरता को पहचाना। आज हम इन सबको भगवान के रूप में जानते हैं। तो हमारा देश एक ऐसा देश है जहां धर्म निरपेक्षता है। हम सभी संप्रदायों का, सभी सेक्ट्स का, सभी धर्मों का, सभी लिंगों का, सभी प्रकार के रंगों का, हम सबका समान आदर करते हैं। हमारा संविधान भी हमें यही सिखाता है। तो ऐसे देश में सुंदरता को ढूंढना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस एक नजरिया चाहिए, एक दृष्टिकोण चाहिए, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ अब मैं आ रही हूं मधुबाला जी की ओर, क्योंकि हम मधुबाला जी से सुनना चाहते हैं वो जो हम नहीं जानते, उस मर्म को हम नहीं पहचानते। हमने केवल सतही तौर पर कुछ कुछ जाना, देखा, कभी नाक भौं सिकोड़ी, कभी आगे बढ़ गए, कभी दया का भाव ले आए, कभी उनकी बेबसी पर शायद आंसू भी छलक आए, और कभी उनकी बेबसी को हमने अनदेखा भी किया। हमने सोचा कि हम कुछ मदद करेंगे तो बच्चों का बहुत सारा फायदा होने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति उनकी जड़ों में रहकर काम करता है, वो वहां सुंदरता ढूंढ पाता है कि नहीं? आइए इसी सवाल के साथ चलते हैं। मधुबाला जी, आपकी ओर आ गई हूं, और आपका इसलिए भी ढेर सारा स्वागत है कि आप पहली बार हमारे मंच से जुड़ी हैं सरिता रानी मैडम की तरह। और आपका मैंने काम देखा है। मैं यहाँ सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगी, अभी पिछले 2 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले राज्यपाल महोदया आपके विद्यालय में आई थी,
और आपके कक्षा को उन्होंने देखा था और बहुत सारी सराहना और बहुत सारा इनको प्रशस्ति देकर गई, आशीर्वाद देकर गई। और ये हम सब के लिए, हमारे शहर के लिए, निश्चित तौर पर आपके लिए तो है ही मधुबाला जी, लेकिन हमारे लिए भी गौरव का पल है, गौरव का वर्णन है। ये गौरव है हमें इस बात पर कि हमारे बीच आज इस मंच पर एक ऐसी शिक्षिका हैं जो राज्यपाल जी से सम्मानित हो चुकी हैं और जो ऐसा काम कर रही हैं जो विरले करते हैं। महात्मा बुद्ध एक ही होते हैं, महावीर एक ही होते हैं, ऐसे ही मधुबाला जी भी एक ही हैं। मधुबाला जी, आपका स्वागत है। सुंदरता है कहाँ? सबसे पहले मैं इस मंच से में जुड़े सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगी। और आपने बहुत ऊंची बात कह दी, इतना नहीं, अभी तो मैं आप लोग तक बनने का भी प्रयास कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं मीता मैम आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया और मुझे बोलने का अवसर दिया। क्योंकि जिनके लिए मैं काम करती हूँ उनकी तरफ शायद समाज में बहुत कम लोग ही देख पाते हैं और कम ही ध्यान जाता है। वो बच्चे हैं मेरे दिव्यांग बच्चे। मेरे स्कूल में मेरा स्कूल जो है सामयिक शिक्षा का स्कूल है। कुछ बच्चे नॉर्मल पढ़ते हैं जो कि बेहद गरीब हैं, बेहद गरीब घर से आते हैं, जिनके घर में शायद बहुत ही सारी आर्थिक तंगियों का सामना उनके पेरेंट्स को करना पड़ता है। दिव्यांग बच्चे होते हैं, वो भी बेहद गरीब घर के बच्चे, इतने गरीब घर के बच्चे कि शायद उनके यहाँ चूल्हा जलना भी मुश्किल होता है। और उन दिव्यांग बच्चों की श्रेणियां भी अलग अलग हैं। कुछ बच्चे शारीरिक अक्षम हैं, कुछ बौद्धिक अक्षम हैं, कुछ मानसिक हैं, कुछ मूक बधिर हैं। तो विभिन्न प्रकार के बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं और इन सभी बच्चों की अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग परेशानियां हैं, अलग अलग चीजों से ये लोग जूझते हैं। अलग अलग चीजों को वो आए दिन हमसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि मैम ऐसा से ऐसा, ऐसा से ऐसा, या हम क्या करें, या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस लेकर के इनके पेरेंट्स हमारे स्कूल में आते हैं। हालांकि पहले तो जो बच्चे दिव्यांग होते हैं उनके माता पिता शिक्षा की तरफ जल्दी ध्यान भी नहीं देते, जो बेहद गरीब है। हालांकि जो पढ़े लिखे हैं वो लोग तो कर रहे हैं काफी कुछ, अपने घर पे भी वो स्पीच थेरेपिस्ट को बुला रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट को बुला रहे हैं, और जो उनके ट्रेनर हैं उनको बुला रहे हैं, बड़े बड़े एनजीओ हैं उसमें भेज रहे हैं, क्लिनिक है इनके उसमें भेज रहे हैं, काफी कुछ इनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ज्यादा करके बात करूंगी उन बच्चों के लिए जो बेहद गरीब है, जो कि वो जानते भी नहीं कि इनके लिए शिक्षा के लिए कोई एक ऐसा स्थान बना हुआ है जो कि स्पेशल स्कूल के नाम से जाने जाते हैं। वो मेरा स्पेशल स्कूल ही है। इन स्पेशल स्कूलों में जो मेरा काम है वो इनको शिक्षा प्रदान तो करना ही है, साथ ही मैं ये देखती हूँ कि इन सब बच्चों में इतनी सारी परेशानियां तो हैं। आजकल का जो टाइम है मल्टी टैलेंटेड बच्चों का है। आजकल बच्चे बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं और हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर उसमें से वो कंपटीशन देखते हैं, फिर वो निकल जाते हैं, वो सक्षम हो जाते हैं, माता पिता या अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन बात आती है मेरे दिव्यांग बच्चों की। ये भी तो बच्चे हैं ना, ये भी तो संसार में आए हैं ना, इनका भी तो उतने ही इस संसार में स्थान है। तो मेरा दिमाग भी उधर ही जाता है कि मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ। तो चूंकि जो पहले दिव्यांग बच्चों को विकलांग कहा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिव्यांग कह करके संबोधित किया। दिव्यांग का मतलब ये होता है कि जब ईश्वर इनका कोई एक अंग ले लेता है तो उसके बदले में उसके दूसरे अंग में दिव्य शक्तियां भर देता है। तो जो ये दिव्य शक्तियां होती हैं इसी को मैं टटोलती हूँ, इनमें खोजती हूँ। ये क्या पसंद करते हैं, इनमें कौन सी कला है, ये क्या कर सकते हैं, इनमें कितनी प्रतिभा छुपी हुई है और इनको क्या हम करवा सकते हैं, अगर नहीं भी है तो हम इनको क्या करवा सकते हैं। तो ये मेरा अथक प्रयास रहता है कि मैं इनको काफी आगे ले जाऊं। तो हालांकि स्कूल्स में हम लोगों ने शिक्षा के साथ हमारा KG to 12 तक का स्कूल है और उसमें हम लोग व्यवसायिक शिक्षा भी देते हैं। सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, स्पीच थेरेपी होती है, फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, समय समय पे इनके डॉक्टर्स भी आते हैं, इनकी जांच होती है। ये सब निःशुल्क, हम लोग कोई भी एक पैसा बच्चों से नहीं लेते हैं। ये सब संस्था उठाती है, इनका खर्च उठाती है। और एक जैसे अपने बच्चों को मैं घर छोड़ के जाती हूँ, मुझे लगता है मेरे को वहां अपने बच्चे फिर मिल जाए, क्योंकि हम लोग जो हमारी अध्यक्ष महोदय हैं मैडम पुष्पलता गुप्ता मैम, वो भी इन बच्चों को बहुत ही प्यार करती हैं। उन्हीं से हमने बहुत कुछ सीखा है। तो वहां पर हम लोग को व्यवसायिक शिक्षा भी देते हैं। व्यवसायिक शिक्षा में जैसे सिलाई कराना, कढ़ाई, जरदोजी, ब्यूटी पार्लर, कुकिंग और संगीत, कंप्यूटर।
ऐसे मधुबाला बहुत जी, सारे जी मधुबाला जी, मैं एक बात यहाँ पूछना चाहूंगी और शायद हमारे सभी दर्शक भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं इंदिरा जी और दुर्गा जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप कार्यक्रम को देख रहे हैं और कार्यक्रम की लगातार तारीफ भी कर रहे हैं। मैं मधुबाला जी ये जानना चाहूंगी, आपने कहा कि हम वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, तो क्या सभी बच्चे एक प्रकार की वोकेशनल ट्रेनिंग के काबिल होते हैं, या जिस तरह से बच्चे अलग अलग हैं उस तरह से इनकी, जैसे आपने कहा सिलाई करना और दरी बनाना या स्टिचिंग करना, मतलब और जो आपने बात कही बागवानी करना, तो क्या आप जैसे अलग अलग तरह के हमारे पास बच्चे हैं उनके लिए प्री वोकेशनल ट्रेनिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग वो भी अलग अलग निर्धारित होती है, कैसे करते हैं? जी, ऐसे जैसे कि जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे हैं, तो वो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते और या उनका हाथ नहीं है, तो उनमें हम एक नई एक्टिविटी हम लोग करते हैं, जैसे कि वो बहुत अच्छा गा सकते हैं, कोई बहुत अच्छी पोएट्री कर सकते हैं, बहुत अच्छा संचालन कर सकते हैं, बहुत अच्छा बच्चे स्टेज पे भी हमारे यहाँ बोलते हैं। और उसके अलावा अगर उनका पैर नहीं है तो उनको हम सिलाई करवा रहे हैं, कंप्यूटर करवाते हैं, उनको ज़रदोज़ी का काम सिखाते हैं, उनको ब्यूटी पार्लर का काम सिखाते हैं, उनको पाक कला सिखाते हैं। इस टाइप के बहुत सारे हमारे यहाँ कार्यक्रम चलते हैं वो, और हम लोग खुद ही सिखाते हैं और कुछ ट्रेनर्स भी आते हैं हमारे यहाँ, लेकिन हम लोग खुद भी सिखाते हैं बच्चों को। और ये बच्चे जी, और जो मूक बधिर बच्चे हैं उनके लिए स्पीच थेरेपी होती है, जो कि बच्चों को हम लोग बोलने का प्रयास करवाते हैं, क्योंकि वो तो ना बोल सकते हैं और ना सुन सकते हैं। और हमारे पास बच्चा जो आता है 6-7 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा, 5 साल तक के बच्चे का हम एडमिशन देते हैं, तो उसको सबसे पहले हम लोग प्रेफरेंस देते हैं कि उसको हम स्पीच थेरेपी कराएं। इससे स्पीच थेरेपी कराएं, इसमें हम लिप रीडिंग है, उनको संकेत है, ये सब चीजें, और उनको बोलने का अभ्यास कराते हैं, छोटे छोटे शब्द बुलवा करके बड़े बड़े वाक्य बुलवाने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत स्लो वे में चलता है, लेकिन हम कराते हैं उन बच्चों को, ताकि क्योंकि एकदम से बच्चा नहीं कर पाता। बहुत ये सुंदर, बहुत कोशिश है, शायद आप समझाने में एक बच्चा अगर आका हमें जो रिस्पॉन्स है 1 महीने में दे दे, एक 10 दिन में दे दे, और एक हो सकता है वो साल भर में दे, ये भी होता है हमारे साथ में। तो ये मूक बधिर बच्चों के लिए होता है। उन बच्चों को हम जैसे स्कूल में हम, एक तो सबसे पहली बात है कि हम उनको बताते हैं कि तुम विशेष हो, क्योंकि उनको लगता है कि वो नॉर्मल बच्चों जितना नहीं है, वो दिव्यांग भी जानता है कि मैं दिव्यांग हूँ। आप कितना कह दो कि दिव्यांग नहीं हो, तुम अलग हो, तुम्हें दिव्य शक्ति है, लेकिन उसको पता है कि मैं दिव्यांग हूँ। लेकिन मैं उनको ये स्पेशल बनाने का प्रयास करती हूँ। जैसे स्कूल में कोई फंक्शन है, वो मैं बाद में बताऊंगी, मैं पहले आपको वोकेशनल के लिए बताती हूँ। तो वोकेशनल में उनको हम सिलाई है, जरदोजी, इनको भी इक्वल, क्योंकि उसमें बोलने का कोई जरूरत है नहीं, ब्यूटी पार्लर है, और उसमें पाक कला है, उसमें नृत्य भी है। कुछ बच्चे एक्टिवेशन लेकर के बहुत अच्छा डांस करते हैं, बहुत अच्छे नाटक, जो कि समाज में बहुत सारी बुराइयां चल रही हैं, जो उनको समझ में आए, तो उनको छोटे छोटे विषय लेकर के मैं उनको छोटे छोटे एक्ट कराती हूँ, वो बच्चे करते हैं और उनको उसमें आनंद भी आता है, उन्हें प्रोत्साहन भी मिलता है, और उन्हें कुछ करने की भावना भी बच्चों में आती है। इसके साथ में ही हमारे यहाँ बच्चे गेम्स में अच्छे हैं। जी, गेम्स में बहुत अच्छे हैं। इन दिव्यांग बच्चों का स्पेशल ओलंपिक होता है, जैसे ओलंपिक होता है, इसी बच्चों को पैरा ओलंपिक होता है। हाँ हाँ, पैरा ओलंपिक होता है जी, स्पेशल है, तो उसके लिए हम बच्चों को तैयार करते हैं। तो उसमें हर एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, और हर बच्चों का अपना अलग अलग वो होता है कि HI के साथ खेलेगा, PH के साथ खेलेगा, मानसिक मंदित है, मानसिक मंदित के साथ खेलेगा। इनके अपने अपने गेम्स हैं। ये नॉर्मल जैसे हमारे सामान्य बच्चे खेलते हैं कि वॉलीबॉल खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, ये सारे गेम्स वो भी करते हैं बच्चे। तो उसमें बच्चों की वो प्रैक्टिस कराते हैं, उसमें रेगुलर हमारे यहाँ प्रैक्टिस होती है, और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, और राज्य स्तरीय तक वो लोग पुरस्कार लेकर के आते हैं, और हमेशा पुरस्कार लेकर के आते हैं। और चित्रकला जैसे प्रतियोगिताएं हैं, तो जिसमें ललित कला अकेडमी तक से बच्चे हमारे यहाँ फर्स्ट लेकर के आए हैं अपने ग्रुप में, जूनियर और सीनियर विंग में दोनों में लेकर के बच्चे लेकर के आए हैं। और बहुत कम टाइम का हमें वक्त मिला था उन्हें सिखाने का। 2 दिन पहले हमें पता चला, उन्हें गांधी जी के ऊपर था, बहुत ही अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, और अक्सर ही लेकर के आते हैं जहां भी जाते हैं। और वो भी हम कभी नहीं शो करते हैं कि ये बच्चा बोल पाता है या नहीं बोल पाता है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं होता है। वो चित्र बनाते हैं, जमा करते हैं, वहां से रिजल्ट आते हैं कि यह बच्चा फर्स्ट है या सेकंड है। हम कभी भी सिंपैथी की भावना उन बच्चों में ना डेवलप करते हैं, और ना उम्मीद करते कि कोई हमारे साथ सिंपैथी करे। सच में ये बात आप सही कह रही है। सिंपैथी से बच्चा और पंगु हो जाता है, सिंपैथी से उसके मानसिक दबाव में वो रहता है कि बताओ इस तरह से, मतलब वैसे सिंपैथी करने वाला शायद इतना नहीं सोच रहा है, वो तो अब तो सहानुभूति दिखा रहा है।
उसके मन में शायद पॉजिटिविटी हो, लेकिन इस पॉजिटिविटी का हमारे ऐसे बच्चों पर बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। वो अपने आप को और जमीन में धंसता हुआ महसूस करते हैं और औरों से अलग हो जाते हैं, सोचते हैं ये सिंपैथी दे रहा है, ये श्रेष्ठ है, मुझसे बेहतर है, और मैं, क्योंकि मुझे मिल रही है सिंपैथी, तो मैं कहीं इनसे कमतर हूँ। ये भावना, ऐसा है क्या? ऐसा होता है क्या? है मैम, ऐसा होता है, लेकिन बच्चे को हमें आगे ले जाना पड़ता है इन सब चीजों से हटा करके, वो भी हमें बता के नहीं, उनको एक दूसरा रास्ता ले करके कि वो इस काबिल हैं, वो एक सामान्य बच्चों से अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे गेम्स है, वो हम बताते हैं कि तुम वॉलीबॉल खेल रहे हो, तुम सामान्य बच्चों के साथ हम लोग कराते हैं कंपटीशन, वो बच्चे बहुत अच्छा करके ले जाते हैं। बैडमिंटन है, हम कराते हैं, सिलाई जरदोजी हम लोग सामान्य बच्चों को भी सिखाते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, और वो करते हैं मैम, क्योंकि वाकई उनमें दिव्य शक्ति प्राप्त होती है उनको, क्योंकि उनका जो कंसंट्रेशन होता है अपने वर्क पे बहुत ज्यादा होता है, इधर उधर की बातों को छोड़ करके, तो बहुत अच्छा करते हैं। बहुत सुंदर हम लोग राइटिंग्स का लिखवाने का अभ्यास, हिंदी इंग्लिश है ये वो, इसके छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि बच्चों को छोटी छोटी चीजों की नॉलेज मिले। जितने भी 2 अक्टूबर है और 14 नवंबर है या 15 अगस्त है, तो इसमें छोटे 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 जितने भी, इसके अलावा बहुत सारे हम लोग फंक्शंस कराते हैं, उसमें मैं लोगों को अहम उसमें रखती हूँ। जैसे आपको डेकोरेशन है तो आप करोगे, ये आपकी टीम है, ये आप पालन करोगे, आप पीएच हो, आप नहीं चल सकते हो ज्यादा तो आप प्रोग्राम करोगे, यहाँ पे आप व्हील चेयर पे ही रहो लेकिन आप प्रोग्राम करोगे, और आप एचआई हो तो आप उनका स्वागत करोगे, आप डेकोरेशन में मेरे साथ में रहोगे। आप कोई समूह नृत्य हो रहा है तो उसमें हमने बीच में एचआई बच्चों को खड़ा कर दिया, आप इनके साथ डांस करोगे, उसमें जो मेन किरदार है, कोई सरस्वती माता बनी है या कृष्ण बने हैं तो उसमें वो है, ताकि उनको पता चले कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो इसका प्रभाव विद्यालय को पड़ेगा। ये बताना बच्चों को बहुत जरूरी है कि आपके होने का प्रभाव इस समाज, इस दुनिया में है, और ऐसा बच्चे कर रहे हैं और इसका प्रभाव हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ से कई बच्चे बहुत अच्छे पढ़ के आत्मनिर्भर भी हुए हैं। ये 90s में हमारा स्कूल एस्टैब्लिश हुआ था, और तब से मैम ने और हम लोगों ने, क्योंकि 2009 से मैं भी वहां पे निरंतर कार्य कर रही हूँ, उसके अलावा पहले भी मैंने 2 साल काम किया था, शादी से पहले भी काम किया था, तो उसमें काफी बच्चे बहुत अच्छा पढ़ के निकले हैं। जिसमें हमारे यहाँ एक लड़की थी जुलेखा पीएच, उसका जो बॉडी का पार्ट था वो ये पोर्शन यहाँ के नीचे का पूरा खराब था, कमर से नीचे का पोर्शन बिल्कुल खराब था, वो बिल्कुल बैठ भी नहीं सकती थी। फिर मैम ने, वो थोड़ा पढ़ने की इच्छुक थी, उसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, शिक्षा के बारे में कोई नहीं जानता था, बेहद ग्रामीण थी और बहुत दूर के किसी गांव से आई थी वो, उसके फादर टांगे में डाल करके लेके आए थे। तो मैम ने देखा कि पढ़ने में बच्ची इच्छुक है, उसको उन्होंने पहले पढ़ाया, उसने क्लास 8 तक हमारे यहाँ शिक्षा प्राप्त करी, क्योंकि तब वो 8 तक ही हमारा स्कूल था। फिर उसके बाद उसको अल्मा मातर इंग्लिश मीडियम में डाला, क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी इंग्लिश मीडियम में। फिर उसके बाद में उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्वालिफाई किया और एम्स, जी वो एम्स में डॉक्टर है जी, वो एम्स में डॉक्टर है जी। इसके अलावा जो हमारे एचआई बच्चे हैं, लड़कियां हैं, वो भी आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। वो ज्यादा करके तो बच्चों में ये होता है कि हाँ लड़की है, इसकी शादी हो जाएगी, लड़का है कुछ नौकरी करेगा, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ हम बच्चे को शुरू से कहते हैं कि देखो मैं आ रही हूँ, तुम्हें नौकरी कर रही हूँ और मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं अपने निर्णय खुद ले सकती हूँ, मेरा एक तुम रिस्पेक्ट करते हो, मेरे घर में मेरा सम्मान है, मेरे दोस्त मेरा सम्मान करते हैं, मेरे जानने वाले मेरा सम्मान करते हैं, तुम भी सम्मान के पात्र हो, इसलिए तुम भी पढ़ो। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें जी नाजरीन है, वो एक ड्राइंग टीचर हो गई है, वो मूक बधिर है, बहुत सुंदर ड्राइंग करा रही है वो, और कुछ ने अपनी बुटीक खोली है। एक मोइनुद्दीन है, वो किसी ब्रांडेड फैक्ट्री में वो कटिंग और टेलरिंग का काम कर रहा है, बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कोई कृषि डिपार्टमेंट में है, एक विकास भवन में शमसुल करके हैं वो हैं। तो इसी तरीके से बच्चों की हम लोग स्कूल में तो करते ही करते हैं, लेकिन स्कूल से भी बच्चा जब निकल जाता है और हमसे कोई हेल्प मांगता है तो हम उनकी जरूर मदद करते हैं और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और तो इसमें कि जैसे कि हमारे मधुबाला जी, आपकी तो आसपास ही सुंदरता, मैं कह रही हूँ आपके तो आसपास ही सुंदरता बिखरी हुई है, और इतनी सुंदरता के बीच रहकर और आपके इतने सुंदर विचार हैं, तो मैं समझती हूँ कि हम सबको बहुत गर्व है इस बात का कि आज आप हमारे मंच का एक हिस्सा बनी, और सारी दुनिया को, क्योंकि अब जब हम लाइव हैं या हम ऑनलाइन हैं या फिर हम जब फेसबुक पर रहेंगे वीडियो के रूप में,
तो वो चर्चा जो आज हो रही है, ये चर्चा मात्र आज 8 बजे तक, 8:15 बजे तक सीमित नहीं है। ये दुनिया को एक नया संदेश है। और जैसे आप बरेली जैसे छोटे शहर में रहती हैं, बहुत सारे संसाधन बड़े शहरों में होते हैं, छोटे शहरों में नहीं होते। इसके बावजूद इतना संघर्ष आप कर रही हैं, साथ ही साथ बच्चे आपके संघर्ष के मायने समझ रहे हैं। और मैं यहाँ पर एक आज सुबह में क्योंकि अब जब परिचर्चा है या कोई बात हम करते हैं तो ध्यान उसी में लगा रहता है, तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी। ये बीबीसी की एक रिपोर्ट है, द ब्लाइंड विमेन डिटेक्टिंग अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर इन इंडिया। ये एक बीबीसी की रिपोर्ट में पढ़ रही थी और उसमें ये लिखा गया है कि बहुत मतलब सही रिपोर्ट है और ये ऐसा काम चल भी रहा है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर भारत में कि क्या किया गया है कि ब्लाइंड विमेन को लाया गया है और ब्रेस्ट को टच करके, क्योंकि वो महिलाओं के साथ ही वो बीमारी हो सकती है, तो उनको लाया गया है और उनके सेंसरी ऑर्गन्स, क्योंकि वो देख नहीं सकती, आपने ये कहा भी था कि वे दिव्यांग हैं, तो उनकी दिव्य शक्ति उन्हें प्राप्त है, कोई एक अंग काम नहीं कर रहा तो शेष अंगों में दिव्यता है, तो उनकी उंगलियों में दिव्यता मानी गई। ये रिसर्च है, ये कर रहे हैं काम लोग, इसमें कोई किसी तरह का कोई पेट या कोई ऐसी बात नहीं है, ये मेरे सामने रिपोर्ट रखी हुई है। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में ब्लाइंड विमेन को, यानी जो महिलाएं नेत्र बाधित हैं, दृष्टि बाधित हैं, उनको वहां अपॉइंट किया गया, उनको रोजगार मिल रहा है इस बात के लिए। और जो मेमोग्राफी जो मेन वो होता है टेस्ट जिससे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चलता है, उससे पहले जो फिजिकल डॉक्टर्स करते हैं, नर्सेस करती हैं, उसके लिए उनको अपॉइंट किया गया है। टच करके जो गांठें पड़ जाती हैं जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो वो छोटी से छोटी गांठ भी अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से उनको समझ आती है, वे महसूस कर लेती हैं। तो ये वास्तव में जो बात आपने कही कि दिव्यता है उनके अंगों में, ये आज ही मैंने पढ़ी है रिपोर्ट तो शायद कुछ दिन पुरानी होगी, डेट मुझे दिख नहीं रही है इसमें, ये बीबीसी की एक रिपोर्ट है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो दिव्यता उनको प्राप्त हुई है, समाज को इसके लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। जो सुंदरता उनमें है उस सुंदरता को पहचानना चाहिए। और आपने इतनी सुंदर बातें कही, मुझे बहुत सारे लोग याद आ गए, सुधा चंद्रन याद आ गई, अरुणी जो बरेली से ही, अरुणिमा सिन्हा, जी अरुणिमा सिन्हा आ गई, जिनका बरेली शहर से एक बहुत गहरा रिश्ता हो गया जब यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने उनको ब्लड दिया और उनकी जान बचाई, और बाद में उनका पैर कट गया और बाद में फिर वो माउंट एवरेस्ट उन्होंने सबमिट किया, उस चोटी पर चढ़ी। तो ये मतलब कहने का ये है कि हम सब बिल्कुल ठीक हैं, ईश्वर ने हमें सही शरीर दिया है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आज हम ऐसे हैं तो हम कल भी ऐसे ही रहेंगे। कभी उम्र के साथ, कभी एक्सीडेंट्स में, कभी किसी भी कारण से बहुत सारे लोगों को कभी लकवा मार जाता है, कभी हम गिर गए और हमारा कभी कुछ हो सकता है। तो क्यों ना हम शुरू से उन लोगों में सुंदरता देखें, वो एहसास करें कि ये हमारे ही समाज का अंग है और हम इनके साथ कितनी सुंदरता से पेश आ सकते हैं और अपना आदर करते हुए उनका आदर कर सकते हैं। उनको एक होती है सहानुभूति, सिंपैथी, एक होती है एम्पैथी, समानुभूति। तो हम क्यों ना एम्पैथेटिक हो उनके प्रति, हम क्यों ना समानुभूति रखें उनके प्रति भी, जो ईश्वर की बनाई हुई एक सुंदर रचना है, हर रूप में सुंदरता है। आज की हमारी परिचर्चा में मैं सोच रही थी कि आप सब अलग अलग चीजों में सुंदरता ढूंढेंगे, कोई किताब में ढूंढेगा, कोई ईश्वर में ढूंढेगा, लेकिन आप लोगों ने, तीनों वक्ताओं ने सुंदरता की ऐसी अद्भुत व्याख्या कर दी कि मानो लग रहा है कि इस मेरे लैपटॉप में भी सुंदरता है, यहाँ जो कुछ रखा है इसमें भी सुंदरता है, इसमें भी सुंदरता है, और मुझ में तो है ही, और आप सब में भी सुंदरता है। ये हम बहुत सारी चीजें जानते थे, लेकिन आज जिस तरह से विवेचना आप लोगों ने की एक एक बिंदु पर, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। चलते चलते एक फाइनल नोट के रूप में संक्षेप में सरिता जी, मैं आपके पास आ रही हूँ सबसे पहले फाइनल नोट, और बात को हम समाप्त करेंगे सबका छोटा छोटा नोट लेकर।
तो आपके मुख से हम सुनना चाहते हैं, आखिरी नोट, कोई संदेश आप देना चाहते हैं। मैम, जैसा अभी आपने कहा कि वो दिव्यांग स्त्रियों को या दिव्यांग बच्चों को कैंसर डिटेक्ट करके रखा जा रहा है, एक सुंदरता और भी है। बहुत जगह आपने हॉस्पिटल्स में डॉग्स रखे जा रहे हैं, पेट डॉग्स, क्योंकि उनकी जो स्मेलिंग पावर है वो इंसान से 17 टाइम्स ज्यादा है, और वो डिटेक्ट कर रहे हैं बॉडी में कैंसर को, या बॉडी में किस पार्ट में कहाँ पर। कभी कभी ऐसा होता है कि पता ही नहीं होता किस पार्ट में प्रॉब्लम है, तो वो डिटेक्ट कर रहे हैं। बहुत मुझे अच्छा। अभी भी जब इनकी बातों से, आपकी बात से एकदम ध्यान आ गया कि आपने बताया ना बीबीसी की रिपोर्ट है, तो यही हो रहा है इस समय। लोग अपने हॉस्पिटल में इस तरह के ट्रेनिंग देके पेट्स को भी रख रहे हैं, जो पेट्स इंसानों के शरीर के किस हिस्से में कैंसर या किस हिस्से में कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो उसको ढूंढ रहे हैं, और वहीं पर फिर पता लगता है कि हाँ यहीं पे है। तो आप ये देखिए ना, वो एक डॉग जिसका, जो इंसान का सबसे लॉयल फ्रेंड कहा जाता है, मेरे पास तो 3 है, दिल्ली भी है। मैं तो जानवरों की बहुत बड़ी प्रेमी हूँ। मुझे लगता है कि 2 पैर वालों पे तो विश्वास करना ही, लेकिन 4 पैर वालों पे ज्यादा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी जिंदगी जीते हैं, वो हमारी जिंदगी जीते हैं। मुझे तो सुंदरता उस अपने डॉग में लगती है, 4 बजे के बाद में सोने नहीं देता, कहता उठो, मुझे बाहर लेके चलो, तुम भी अपना कुछ योग करो, अपने शरीर को सही सही बनाओ। तुम जो 4:30 बजे के बाद उठाने लगता है, उठो भाई घर से निकलो, तो उसने हमारा जो रूटीन बना दिया ना। तो मैं सुबह उसको इतने बड़े कुत्ते को लेकर निकल जाती हूँ। तो सुंदरता में ना हमें कोई हक नहीं, मैंने यहाँ पे पहले भी कहा ना, प्रकृति के हर चीज में सुंदरता है, चाहे वो एक डिश बेल हो, चाहे वो एक सांप हो। क्योंकि अगर पॉइजन आपको चाहिए, पॉइजन को मारने के लिए दवाई बनती है, वो कहाँ से बनती है? वो भी पॉइजन से ही बनती है, पॉइजन से बनती है। अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा? बहुत सी दवाइयों में इस चीज की जरूरत पड़ती है। तो हमें कोई हक नहीं है कि ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति में, ईश्वर की बनाई हुई धरती पर हम ये कहें कि तुम्हारी जरूरत है और तुम्हारी जरूरत नहीं है। बहुत हमको तो लगता है जो कह रहा है वो भी ये सोचे कि उसकी जरूरत है कि नहीं है। ऐसा कहने वालों की मुझे बहुत सुंदर। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर ऑब्जेक्ट, ईटी से लेकर हानि तक, हर व्यक्ति का अपना स्थान है। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल, ईश्वर की बनाई, कोई पत्थर में भगवान ढूंढ लेता है ना, वही बात है। आप कहाँ सुंदरता ढूंढ पाते हैं, ये आपका नजरिया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ढूंढने के लिए मैडम वो सोच, वो नजर चाहिए, वो नजरिया। बहुत सुंदर, मेरा बहुत तो बहुत यही है कि बिल्कुल। और अब मैं बढ़ती हूँ साबिर जी की ओर। साबिर जी, फाइनल नोट संक्षेप में। और बहुत सारे लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, सभी की तारीफ कर रहे हैं, क्या बात है, सारगर्भित परिचर्चा के और बढ़िया संचालन और गरिमा में कार्यक्रम है, क्या बात है। तो क्या बात यानी ये है कि सुंदरता सब जगह है, यही बात है। वाओ, वेरी नाइस, प्राउड ऑफ मीता जी। ये मेरे संचालन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब तारीफ कर रहे हैं। हमारे वक्ताओं ने असल में इस संचालन को इतना खूबसूरत बना दिया है। तो साबिर जी, आखिरी नोट, लास्ट नोट। कौन है जिसमें कमी नहीं होती? कौन है जिसमें कमी नहीं होती? आसमान के पास भी तो जमीन नहीं है। क्या बात है, तो वाह। हर किसी शख्स में, हर किसी शय में जिसकी तख्लीक रब ने की है, उसमें कमी ना देखना ही सुंदरता है। बहुत उसको सुंदर, मुकम्मल देखना, समझना ही सुंदरता है। और इस तरह से दुनिया के सारे सुंदर लोगों के लिए, आप जैसे बेहतरीन संचालकों के लिए, और सरिता जी जैसी शिक्षिका के लिए, और आपके सुनने देखने वालों के लिए, सारे खूबसूरत लोगों के लिए एक खूबसूरत शख्स की तरफ से 4 लाइनें अर्ज करता हूँ। खुशियां जमाने भर में दामन में तेरे आए, खुशियां जमाने भर की दामन में तेरे आए, साबिर की आरज़ू है जो चाहे वो तू पाए, तुझको तेरे सफर की हो हर घड़ी मुबारक, तो खुश रहे हमेशा, हर पल तू मुस्कुराए। आप सब सुंदर हैं, आपको सुंदरता मुबारक। बहुत 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 सुंदर। जितनी बार सुंदर शब्द कहा जाए उतना कम है। साबिर जी, आप हमेशा की तरह इतना खूबसूरत बोलते हैं, क्योंकि आपके दिल में खूबसूरती है,
जबान पर खूबसूरती है, विचारों में खूबसूरती है, मन में समाई है खूबसूरती। और आपकी बेहद खूबसूरत बात ये लगी कि हम अपनी खुशबू, अपनी सुंदरता, अपनी खूबसूरती अपने बच्चों में फैलाते हैं, और वे बच्चे जब उस खुशबू से महकते हैं तो एक शिक्षक से ज्यादा गौरवान्वित कोई नहीं होता, शायद माता पिता भी नहीं होते। उन्हें लगता है कि अरे ये मेरा स्टूडेंट है। मैं आजकल कई कार्यशालाएं आयोजित कर रही हूँ, सीबीएसई की तरफ से मुझे जाना होता है। वहां जब वे बहुत सारे 60-65 लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं वहां, तो जैसे अभी 27 को कल भी थी और 1 को भी है, वहां अगर मुझे अपने 1-2 पुराने स्टूडेंट्स मिल जाते हैं जो आज टीचर्स बन गए हैं, एक अजब सी खुशी होती है। मैं उनको पनपते हुए, पल्लवित होते हुए, बढ़ते हुए देखती हूँ। तो वास्तव में आप जैसे शिक्षकों को सलाम है मेरा, आप जैसे शिक्षकों को बहुत बहुत आभार है मेरा। और अब मैं आती हूँ अंत में मधु जी के पास, संक्षेप में एक फाइनल नोट आपकी ओर से। मैं कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो नेटवर्क प्रॉब्लम थी। तो मेरी तरफ से सिर्फ यही है कि देखिए, बच्चे आपके देश का भविष्य होते हैं। अब बच्चा चाहे दिव्यांग हो चाहे नॉर्मल, बच्चा चाहे दिव्यांग हो चाहे फिर नॉर्मल, सभी बच्चों में आपको सबसे पहले अच्छे गुणों का, अच्छे संस्कारों का विकास करना है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका चेहरा बिगड़ सकता है, आप दिव्यांग हो सकते हैं, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप के बाद भी अगर जीवंत कोई चीज रहेगी तो वो बच्चों के गुण ही रहेंगे। आज हमने गौतम बुद्ध जी को नहीं देखा, लेकिन हम उनके गुणों को पहचान रहे हैं। हमने कृष्ण को नहीं देखा, हम उनके गुणों को पहचान रहे हैं। इसी तरीके से जब हम बच्चों में गुण डाल देंगे, कोई बहुत अच्छे संस्कार डाल देंगे, बहुत अच्छी प्रतिभा डेवलप कर देंगे, तो वो चीज चाहे वो जीवन पर्यंत कितने भी बूढ़े हो जाएं, चाहे वो कैसी भी उनकी बॉडी हो जाए, ना उनसे बॉडी शेमिंग की प्रॉब्लम रहेगी, ना किसी चीज की प्रॉब्लम रहेगी, वो निखरते ही जाएगा, क्योंकि है प्रतिभा में ये बात। जी, तो बस यही कि प्रतिभा आप लोग डालिए, आप लोग एक एक बच्चे में प्रतिभा डालिए। हर बच्चा किसी ना किसी मकसद के लिए ही इस पृथ्वी पर आया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एवरीवन इज यूनिक ऐसा कहा जाता है, हर कोई स्पेशल है। और हमने तारे ज़मीं पर फिल्म का हमने जिक्र किया भी था अभी, कि उस फिल्म का ये टैगलाइन ही थी, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। और केवल चाइल्ड की ही बात नहीं है, हर एक प्राणी इस धरती पर जो है वो अपनी अपनी तरह से महत्वपूर्ण है। और अभी मैं फोन उठा लिया था बीच में, तो मैं सभी दर्शकों को ये बताना भी चाहूंगी कि फोन क्यों उठा लिया। आमतौर पर मैं नहीं उठाती हूँ। मेरा बेटा लंदन में है और आज उसने एडिनबरा में 42 किलोमीटर की मैराथन अभी अभी पूरी की है। उसको सुंदरता उस दौड़ने में दिखाई देती है, और वो उस एक मैराथन आज बहुत मुबारक, क्योंकि उसको उसमें सुंदरता दिखाई देती है। जी, मैं आप सबकी ओर से मैं उसको अभी परिचर्चा के बाद बधाई प्रेषित करूंगी। उसने कहा मम्मा आप बिजी हो, 10 मिनट के बाद मैं आपको। जी, तो सुंदरता उसने कॉज के लिए लिया, वो दौड़ रहा था उन परिवारों के लिए जो कि किसी घर के किसी एक सदस्य या परिवार के एक सदस्य जो शराब में डूब जाते हैं और परिवार का ख्याल नहीं रख पाते, उस परिवार पर क्या बीतती है। कितने भी हम थेरेपी करवा लें और कितने भी रिहैबिलिटेशन करवा लें, तो भी परिवार पर बहुत कुछ गुजरता है जो परिवार वाले ही जानते हैं, एक सदस्य के इस प्रकार से किसी गलत आदत में पड़ने के कारण। तो वो कॉज था, एक एनजीओ के साथ वो जुड़ा हुआ है, और वो फेस ऑफ द मैराथन था। उसके नाम से बच्चों ने, और जो दौड़ रहे थे उसकी फोटो के साथ वो टी शर्ट वगैरह बनी थी। तो ये उसकी सुंदरता का मापदंड है। और हमारी, क्योंकि हम बड़े हैं, हमारी सोच अलग है, हम शिक्षक भी हैं साथ में, और शिक्षक होने के कारण हमारी सोच में बड़ा विस्तार होता है। तो सबकी सुंदरता अपनी अपनी जगह है, लेकिन अपने आप को सुंदर समझें, इस धरती पर मौजूद हर एक प्राणी का आदर करें, अपने आदर के साथ। पहले स्वयं का आदर करें, फिर दूसरों का आदर करें। हम कोई नहीं है जो इस धरती पर मौजूद किसी भी शय के विषय में कोई टिप्पणी कर सके। जो जैसा है उसे वैसे पनपने दें, मदद कर सकें तो करें, कम से कम उपहास न उड़ाएं। और मदद एक ये छोटी सी उंगली है हमारी, इस उंगली का सहारा भी किसी को सहारा दे सकता है।
जैसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, वो तिनका कुछ मुझे बचा नहीं पाएगा, मैं जानती हूँ डूबते समय, पर उसे तैरता देखकर मुझे लगता है कि मैं भी पानी से बाहर आ सकती हूँ। वो जो एक उत्साहन का, एक मोटिवेशन का कारण हम अगर बन सकें तो जरूर बने। और ये दायित्व केवल शिक्षकों पर ही नहीं है, इस धरती पर मौजूद हर एक व्यक्ति पर है, हर एक मानव पर है। क्योंकि जैसा कि मैंने आरंभ किया था कि मानव सुंदरतम है, पंत जी कहते ही नहीं है, वास्तव में मानव सुंदरतम है सभी प्राणी, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है। और अंत वही करूंगी, वही कहूंगी जो आरंभ में कहा था, क्योंकि हम में गेहूं और गुलाब को समझने की शक्ति है। हम गेहूं को गेहूं की तरह से लेते हैं और गुलाब को गुलाब की तरह से लेते हैं। हमें भावना भी है और बुद्धि भी है। तो इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और बहुत सारी प्रशंसाएं आई हैं। मैं बहुत ज्यादा पढ़ भी नहीं पाई, क्योंकि मुझे लगा वक्ताओं के बीच में बोलना भी, वक्ता को रोकना टोकना भी सही नहीं है। लेकिन फिर भी जिनका मैं नहीं भी पढ़ पाई, उन सबको भी फिर से आभार। आपके होने से, दर्शकों के, श्रोताओं के होने से हमारा मंच और भी प्रकाशित होता है। हम प्रोत्साहित होते हैं कि लोग इतना जुड़ रहे हैं, और बाद में भी जुड़ते हैं लोग। जब ये कार्यक्रम लाइव समाप्त हो जाता है, उसके बाद भी जुड़ते रहते हैं लोग। तो ये एक बहुत सुंदर परिचर्चा रही। सुंदरता है कहाँ, हमने ढूंढने का प्रयास किया, कुछ सागर मंथन की तरह कुछ मंथन किया। हमारे सभी श्रोताओं को, दर्शकों को हमारी बातें पसंद आई होंगी, ऐसा मैं सोचती हूँ। सभी हमारे विद्वान साथी जो यहाँ मंच पर मौजूद हैं, उन सबका आभार। वैभवी जी का आभार कि उन्होंने मुझे मंच संचालन का अवसर दिया। हिंदी साहित्य संस्थान नई दिल्ली की ओर से एक बार फिर अगली परिचर्चा के लिए सबको आमंत्रित करते हुए मैं मीता गुप्ता अब आप लोगों से विदा चाहती हूँ और परिचर्चा को समाप्त करने की अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद। शुभ